साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ेंगे और हमारा पहला पॉइंट है वास्तविक संख्या, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। तो देखो, क्लास 9th में हमने सीखा था कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो यहाँ परिभाषा लिखी है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, है ना। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? जिन ऐसी संख्याएं जिनमें परिमेय संख्या भी हो, अपरिमेय संख्या भी हो, तो वो सारी संख्याएं आपके क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएगी। अब परिमेय संख्या क्या होती है? तो देखो, सेकंड पॉइंट हमारा है परिमेय संख्या, जो कि हमने क्लास 9 पे बड़े ढंग से सीखा था। क्या होती है परिमेय संख्या? वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2, 5, -3, 3/4 आदि, है ना। और ये जो P और Q है वो हमारे क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, है ना। और Q हमारा क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में क्या क्या आता है? तो देखो, परिमेय संख्या में बहुत सारी संख्याएं आती है। एक तो आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है ना, 1 के बाद अनंत तक चलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। ये हमारी कैसी संख्या? ये हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि इनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे मैंने एक संख्या ली 2, है ना। अगर मैं 2 के नीचे 1 लगा दूं तो ये 2/1 बन गया, है ना। और 2/1 का मतलब क्या होता है? 2 ही होता है। यानी 2 में जब मैं 1 का भाग लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। कुल मिला के मैंने 2 को P/Q के रूप में लिख दिया, इसलिए ये मेरी संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या में क्या आता है? तो देखो, पूर्ण संख्या भी हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, है ना। और पूर्ण संख्या में ये जो 0 है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब 0 को भी हम क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? 0/1, है ना। 0 में 1 का भाग दूंगा, क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब क्योंकि मैंने 0 को P/Q के रूप में लिख दिया, इसलिए ये मेरी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है ना। आगे देखो, आगे है तीसरी जो संख्या है वो है पूर्णांक संख्या। ये भी हमारी क्या है? परिमेय संख्या है ना। अभी हमने यहाँ लिखा, देखो, P और Q क्या है? पूर्णांक है। तो ये पूर्णांक भी एक संख्या है। और पूर्णांक क्या? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें 0 हो, 0 के इधर हमारी सारी कैसी संख्या हो? धनात्मक संख्या हो, 0 के इस साइड में सारी माइनस वाली संख्या हो। तो इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है। जहाँ पर ये प्लस वाली जो संख्या होती है उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और माइनस वाली जो संख्या होती है उसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, है ना। तो जहाँ हम ये P/Q लिखते हैं ना, तो ये P और Q हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। यानी ये प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं। तो ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सारी संख्याएं हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। इसके अलावा अगर मैंने कोई भिन्न ले ली 3/4, तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P/Q के रूप में है ना। तो सारी भिन्न, जितनी भी भिन्न होती है वो भी हमारी क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 0.31, 311, 3111, 31111, और उसके बाद ये संख्या लगातार चलती जा रही है। तो ऐसी संख्याओं को हम कभी भी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। फिर √2, √3, पाई, ये भी हमारी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और ये सारी चीज़ें हमने कक्षा 9 में बड़े ढंग से, अच्छे ढंग से सीखी थी, है ना। अब देखो, यहाँ पर मैंने वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये दोनों ही हमारी क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या कहलाएगी, है ना। फिर परिमेय संख्या को हम किस में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसमें कौन कौन सी संख्या आएगी? तो इसमें प्राकृत आएगी, पूर्ण आएगी, पूर्णांक आएगी, जो अभी मैंने आपको समझाया था, है ना। फिर अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो उनके उदाहरण मैंने यहाँ लिखा है, क्योंकि इनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने एक नया पॉइंट लिया है, वो है वास्तविक संख्या रेखा,
है ना। ये संख्या रेखा भी आपको ध्यान में होनी चाहिए, और ये भी हमने 9th में पढ़ रखी है कि जो वास्तविक संख्या रेखा होती है उसके बीच में क्या होता है, जीरो होता है। जीरो के इस साइड में एक एक यूनिट छोड़कर, ये यूनिट जो होता है सब में ये समान लंबाई की होती है, ये यूनिट समान लंबाई की होती है। तो जीरो के इस तरफ सारी कैसी संख्या है, प्लस की संख्या, धनात्मक संख्या है, और जीरो के इस साइड में सारी माइनस की संख्या, ऋणात्मक संख्या है। और जीरो ना तो धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, तो ये वास्तविक संख्या रेखा भी हमें याद होनी चाहिए, है ना। अब देखो हमारा जो ये 10th क्लास का चैप्टर 1 है, पुराना जो चैप्टर था वो, उसमें बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। अब 2023-24 में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, तो वो जो बदलाव आए हैं मैं केवल वही आपको पढ़ाऊँगा, है ना। यानी जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है वही चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वास्तविक संख्याओं के 2 अति महत्वपूर्ण गुण। यानी 10th क्लास में जो अब हमें पढ़ना है वो हमें ध्यान रखना है कि ये जो हम वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, जो परिमेय भी है अपरिमेय भी है ना, तो ये जो वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसके 2 गुण पढ़ने हैं। अब वो 2 गुण कौन से हैं, तो देखो पहला गुण हमारा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसे हम कलन विधि भी कहते हैं। ये हमारा पहला गुण हो गया, ठीक है। और दूसरा वास्तविक संख्याओं का जो सबसे इम्पोर्टेंट गुण है वो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ये हमारा दूसरा गुण हो गया। तो वास्तविक संख्याओं के इस चैप्टर में हमें 2 इम्पॉर्टेंट गुण पढ़ने हैं। पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और दूसरा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अब ये जो पहला गुण है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, वो हमारे चैप्टर से हटा दिया है। फिर भी हम इसको समझेंगे कि ये गुण है क्या, है ना। शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं। बाकी ये जो सेकंड वाला गुण है इसका विस्तार से चैप्टर में हमें दिया हुआ है, तो इसको हमें अच्छे से समझना है। तो पहला गुण देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहती है यह दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांक, अभी हमने समझा था धनात्मक पूर्णांक क्या होता है ना, पूर्णांक संख्याओं में जो प्लस वाली संख्याएं होती है, तो कोई भी प्लस वाली हमें कितनी संख्याएं लेनी है, 2 संख्याएं लेनी है। तो यह दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांकों के HCF निकालने की एक विधि है। ये जो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखा है, ये HCF ज्ञात करने की क्या होती है, एक विधि होती है। यदि 2 धनात्मक पूर्णांक A और B है, यानी यहाँ पर हम एक A और B 2 धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं, जैसे 4 और 5 ले लो ना, 5 और 4 ले लो, है ना। जैसे हम A और B ले रहे हैं, जिसमें A जो है वो B से क्या है, बड़ा है, यानी 5 जो है वो 4 से बड़ा है ना। A B है, जहाँ A B से बड़ा है, तो A हमें कैसे मिला, A हमें मिलेगा B और Q को गुणा करके, B और Q को गुणा करके प्लस इसमें R जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A मिलेगा। यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। अब ये क्या बीमारी है इसको हम समझेंगे, ये क्या कहना चाहता है। जो भाग विधि होती है यही यूक्लिड विभाजन है। कैसे कि मान लो मेरे पास 2 संख्या A और B, यदि बड़ी संख्या में मैं छोटी संख्या का भाग देता हूँ, जैसे मैंने 5 में 2 का भाग दिया मान लो, ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। तो 2 का भाग दूंगा तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, है ना, बचेगा कितना, 1। इसी प्रकार B में अगर मैं A में B का भाग दूंगा तो मान लो ये भाग कितनी बार जाता है, Q बार, और जो भी संख्या आती है घटाने पर शेषफल हमें कितना मिलता है, R मिलता है, ठीक है। तो ये 5 हमें अब वापस चाहिए, ये 5 हमें कैसे मिलेगा, तो देखो ये 5 कैसे मिलेगा, जैसे ये 5 है, ये मुझे वापस चाहिए, तो क्या करूं, जिसका हमने भाग दिया है और जितना हमारा भाग फल आया है उसका उससे गुणा कर दो, यानी 2 का 2 से गुणा कर दो और फिर इसमें शेषफल जोड़ दो, यानी कि 1 जोड़ दो। यानी भाजक को भागफल से गुणा करके शेषफल जोड़ने पर मुझे वापस वो संख्या यानी भाज्य मिल जाएगा। यानी 2 × 2 करूँगा और जैसे ही 1 जोड़ूंगा तो मुझे वापस क्या मिल जाएगा, भाज्य मिल जाएगा। तो यही तो मैंने किया है। देखो यहाँ पर A में मैंने B का भाग दिया, Q बार भाग गया, और यहाँ पर जो भी संख्या आई घटाने पर शेषफल मेरा कितना आया, R आया। अब मुझे वापस A चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, B को Q से गुणा करूँगा, B × Q, और उसमें क्या जोड़ूँगा, R जोड़ूँगा, तो मुझे A वापस मिल जाएगा, है ना। अब इससे हम HCF कैसे ज्ञात करेंगे वो हमें समझना है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल ही है पूरे बुक में जो मैं HCF किससे ज्ञात करूंगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करूंगा।
बाकी आपकी बुक में ये कहीं भी नहीं है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करो। फिर भी एक आधा उदाहरण हम समझ लेते हैं। उदाहरण है 96 व 404 का HCF ज्ञात कीजिए, यानी 96 और 404 का हमें HCF ज्ञात करना है। और ये HCF जो है हम कौन सी विधि से ज्ञात करेंगे? यूक्लिड विभाजन से ज्ञात करेंगे। अब कैसे करना है उसको समझो। हमें दो संख्या दी, एक तो दिया 96, दूसरा दिया 404, है ना। अब दोनों में बड़ा कौन है? 404 बड़ा है, ठीक है। यानी कि मुझे क्या करना है? 404 में किसका भाग देना है? 96 का भाग देना है। अब ये भाग कितनी बार जाएगा? तो देखो, जब मैं 96 की टेबल 4 बार बोलूँगा, यानी 4 से इसको गुणा कराऊंगा, तो 6 चौक 24, हसल के 2, 9 चौक 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा? 38। तो भाग जाएगा 4 बार और कितना आएगा? 384 आएगा। घटाएंगे, 4 में से 4 गया 0, 10 में से 8 गए 2, 3 में से 3 गया 0, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या किया, मुझे क्या चाहिए? 404 चाहिए। कैसे मिलेगा? जब मैं 96 को 4 से गुणा करूंगा और उसमें कितना जोड़ूंगा? 20 जोड़ूंगा, तो मुझे कितना मिलेगा? 404 मिलेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब देखो, अब इन दोनों संख्याओं को लेना है, एक तो 96 और एक 20। अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन है? 96 है, तो अब 96 यहाँ पर रहेगा, 96 यहाँ रहेगा और 20 यहाँ रहेगा। अब 20 को मैं ऐसी किस संख्या से गुणा करूँ, ठीक है, कि यहाँ पर ये 96 मुझे मिले और क्या जोड़ूँ, तब 96 मिले। यानी कि कुल मिला के मुझे इस चिन्ह में अब भाग देना है 20 का। तो भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितना आएगा? 80। घटाएंगे तो कितना बचेगा? 16। अब मुझे 96 कैसे मिलेगा? 20 को जब मैं 4 से गुणा करूँ